Today we are going to start with new chapter that is mechanical properties of fluid. Mechanical properties of fluid स्टार्ट करेंगे। तो अगर चैप्टर की बात करें, नाम क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो मतलब फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब फ्लूइड के बारे में पढ़ना है तो पहले फ्लूइड समझ लेते हैं, डिफिनेशन क्या होगी। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, तो क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है? नहीं। लिक्विड और गैस क्या होते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो फ्लूइड के अंदर क्या आएंगे, लिक्विड और गैस दोनों किसमें कैटेगराइज किया जाएगा, फ्लूइड के अंदर। यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे, यहाँ पे लिख देते हैं लिक्विड और प्लस गैस किसके अंदर आएंगे, ये फ्लूइड के अंदर कैटेगराइज किए जाएंगे। ठीक है, अब देखो चैप्टर को पढ़ने से पहले एक अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक हो गया हमारा फ्लूइड स्टैटिक और एक हो गया फ्लूइड डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज रेस्ट में रहती है, मींस जब फ्लूइड हमारी रेस्ट में रहेगी उसमें जब स्टडी करें इसको बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक। डायनेमिक मतलब क्या, वो मोशन, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी है, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लूइड डायनेमिक। तो स्टार्ट करते हैं, इसके देखते हैं डिफिनेशन क्या है। यहाँ पे डिफिनेशन क्या दी गई है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूइड के बारे में, किस पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन से। नाम से पता चला फ्लूइड स्टैटिक मतलब रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, डिफिनेशन तो सही है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफिनेशन तो देख लो, समझ में आ जाएगी ना, नाम से पता चला हाँ रेस्ट में होगा। तो कौन कौन से फिनोमिना फ्लूइड स्टैटिक में आते हैं, फ्लूइड डायनेमिक में आते हैं, वो याद रखना जरूरी है। जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, इसके अंदर आएगा फ्लूइड स्टैटिक। पास्कल्स लॉ, इस चैप्टर में सब सारे पॉइंट्स हम लोग कवर भी करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, ये सब किसके अंदर आएगा, फ्लूइड स्टैटिक के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक, तो फ्लूइड डायनेमिक में क्या होगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जब फ्लूइड मोशन में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड डायनेमिक। तो वहां पर कौन कौन से फिनोमेना जाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, टॉर्सल्स थ्योरम और विस्कोसिटी, और भी सारे थ्योरम्स आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया गया है कौन कौन सा फ्लूइड स्टैटिक में आएगा और कौन कौन सा फ्लूइड डायनेमिक के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। तो सबसे पहले टर्म देखिए हमारा क्या है, थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। थ्रस्ट का मतलब आखिर हुआ क्या है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इट। टोटल प्रेशर कोई भी लिक्विड कितना सरफेस के ऊपर लगा रही है, इसको पानी के अंदर रखा गया। तो क्या टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक यूटेंसिल, हमने उसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसके अंदर पानी रखा हुआ, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट में इसके अंदर रख दिया, तो लिक्विड क्या करेगी, कंटिन्यूस के ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थ्रस्ट। और थ्रस्ट अप्लाई कैसे होगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई होगा फोर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं थ्रस्ट हमारा क्या होगा, फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो थ्रस्ट का जो यूनिट होगा वो फोर्स के यूनिट के इक्वल ही होगा। तो नेक्स्ट असाइनमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन होता है तो थ्रस्ट का भी क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड्स ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंटेनर एट एवरी पॉइंट। लिक्विड जो भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, चाहे वो कंटेनर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर रखा गया, वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंटेनर, इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा गया है। ठीक है, तो लिक्विड इसके अंदर अगर रखा गया, अगर बात करें फोर्स एक्सर्शन की, तो लिक्विड जो होगा इसके कंटेनर पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स इस तरीके से अप्लाई करेगी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फोर्स कैसा होगा, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। दिस वाज द थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का अगला टॉपिक है हमारा प्रेशर। अब प्रेशर के बारे में समझते हैं, प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया इफ द टोटल प्रेशर इज F acting normally over a flat area A, then the pressure equals to force upon area। तो प्रेशर का मतलब क्या होगा, हम लोग कैसे कहते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, मतलब फोर्स अप्लाई करें एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के ऊपर। ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग थ्रस्ट नाम दे भी सकते हैं। इसके पहले हमने बताया भी अभी कि थ्रस्ट जो होता है वो असाइनमेंट फोर्स के इक्वल होता है, मींस न्यूटन के बराबर होता है। तो हम लोग फोर्स जगह थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। तो प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, या फिर क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे मान लो हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, हमने क्या किया, इसके ऊपर से फोर्स लगाया। ठीक है, इस तरीके से फोर्स लगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। हमने इसके ऊपर से प्रेशर लगाया, मतलब क्या क्या फोर्स इसके ऊपर लगाए, एक पर्टिकुलर एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सर्कल का, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो ये होगी हमारे प्रेशर की डेफिनेशन। तो यहां पे बोला गया है अगर फोर्स हमारा F होगा, एरिया A होगा, तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं। प्रेशर इज एन स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। एक क्वांटिटी होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे मतलब होता है, मतलब उसका डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं होता है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों से ही मतलब होता है। फिर क्या उसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या है हमारे पास, प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट
एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखेंगे हम लोग, न्यूटन पर मीटर -2, ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, या न्यूटन मीटर -2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अगर हम बात करें यूनिट की तो क्या हो सकता है, इसको हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन को हो जाएगा हमारा डाइन, और मीटर -2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर -2 हो जाएगा हमारा ये डाइन, सीजीएस यूनिट की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके एप्लीकेशन पर। अच्छा, अगर यहाँ पे कहा जाए तुम लोग को डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायमेंशन देख लेते हैं एक बार कैसे फाइंड आउट होगा इसका। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का होता है MLT-2, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, M-1LT-2, क्या लिख सकते हैं, M-1LT-2। जिसको नहीं आया समझ में, इसको ध्यान समझ लेना। फोर्स इक्वल्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हमने ए लिख दिया, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी क्या होता है, LT-1 होता है, तो आप हम क्या लिख सकते हैं, LT-1 अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा, MLT-2 हो जाएगा हमारा फोर्स का यूनिट। तो डायमेंशन तो हो गया MLT-2 अपॉन m स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट, एक m ऊपर गया, क्या हो जाएगा M-1LT-2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। नेक्स्ट आता है इसका एप्लीकेशन, कि प्रेशर का एप्लीकेशन कहां कहां मींस इसका यूज किया जाता है। तो पहला एप्लीकेशन हमारा, शार्प नाइफ कट बेटर देन ब्लंट वन। अगर शार्प नाइफ हम लेते हैं और एक ब्लंट नाइफ है, तो कट किससे अच्छा होगा, शार्प नाइफ से होगा। क्यों, अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं, प्रेशर इक्वल्स क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो हमारा जो शार्प नाइफ होगा उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा, अगर उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर क्या होगा उसका बहुत ही ज्यादा होगा। समझना इस चीज को, एरिया कम है, ठीक है, हमने फोर्स अप्लाई किया तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर का और एरिया का इनवर्स रिलेशन होता है। जितना कम एरिया रहेगा उतना ही ज्यादा वहां पर प्रेशर अप्लाई होगा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है। अगला क्या है, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन अ सैंड बट अ कैमल कैन इजीली वॉक। अगर हम बात करते हैं सैंड की, तो आदमी अगर उस पे चलेगा, मैन चलेगा उस पे, तो क्या होगा, उसके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसका पैर जो है नीचे दबता जाएगा, ठीक है। अगर कैमल चलता है तो कैमल आसानी से, कैमल डेजर्ट एरिया में रहता भी है और वो आसानी से मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि कैमल का अगर पैर की बात करें, उसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया उसके पैर का वो ज्यादा होता है। अगर सरफेस एरिया हमारा ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई होगा सैंड के ऊपर वो कम होगा, प्रेशर जो अप्लाई होगा वो कम होगा। तो यही रीजन है, जो कैमल होता है वो आसानी से वॉक करता है। अगर इंसान की बात करें, मैन की बात करें, तो उसका एरिया कम, एरिया कम, तो प्रेशर सैंड के ऊपर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो पैर नीचे क्या होगा, धंसने लगेगा, ठीक है, दबने लगेगा, ज्यादा प्रेशर नीचे अप्लाई होगा, तो उस केस में मैन के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी और कैमल आसानी से वहां पर चल सकता है। लास्ट क्या है हमारा, पिन एंड नेल हैव पॉइंटेड एंड। पिन और नेल हम लोग जो यूज करते हैं उसका पॉइंटेड एंड होता है। क्या हम लोग पॉइंटेड एंड को पकड़ करके किसी भी बोर्ड पे, सॉफ्ट बोर्ड पे प्रेस करते हैं, नहीं। पॉइंटेड एंड क्या रहता है, जहां पे प्रेस करना वहां उस साइड रहता है, और जो सॉफ्ट एरिया रहता है, जहां सरफेस एरिया ज्यादा रहता है, वो हमारे थंब के पास लगा होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, पिन हमारे पास होती है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया ब्लेंडेड फॉर्म में, ठीक है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। तो यहाँ से जब हम लोग इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो इसका एरिया अगर कम है तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो प्रेशर ज्यादा लगने से क्या होता है, नेल अंदर चली जाती है, इसलिए पिन और नेल का जो आगे वाला एरिया रहता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब इसमें से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, प्रेशर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं इसी प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टू थाई बोन ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो थाई बोन सबके पास होती है, मेरे पास भी आपके पास भी है, ठीक है। तो कहा गया क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर बॉडी पार्ट उसने सपोर्ट करके रखा हुआ है ऑफ मास, और बॉडी का मास कितना है 40 केजी, जो दोनों लोग में डिफरेंट होगा। हमारे पास हमारा 40 केजी मास नहीं है, ना ही आप लोग का किसी का हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन ये दो थाई बोन तो फिक्स है। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर एस्टिमेट बाय द फीमर टेक। देखो यहाँ पूछा गया है एवरेज प्रेशर फीमर में, सही हो गया, थाई बोन कितना एक्सर्ट कर रही है, ठीक है, मींस फीमर बोन पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। फीमर बोन सबको पता होगी, मान लेते इस तरीके से बना हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका लेग ये, ठीक है, ये लेग है, यहाँ पे ये होता है हमारा फीमर। तो यहाँ पे इसका मास कितना दिया गया है, mg हमारा दिया गया है, मास का दिया गया है, नहीं 40 दिया है ना, ठीक है। mg कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा mg 400 हो जाएगा। इसका मास दिया गया 40, g हमारा लेने कह रहा है 10 लेना है, तो हमने 40 इंटू 10 कर दिया, कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसका फोर्स इतना एक्सर्ट कर रहा है, वो नीचे की तरफ अपने फीमर बोन पे इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे बात आती है एरिया की, ठीक है, तो फॉर्मूला ये लगेगा ना, सबको पता होगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया लगा देना है। फोर्स हमने बता दिया कितना होगा, फोर्स m इंटू जी के बराबर होगा, मास दिया गया 40 और जी की वैल्यू है 10, तो यहाँ हो जाएगा 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400। तो फोर्स की जगह लिख देना है 400 अपॉन एरिया क्या होगा,
अब जरा समझना यहाँ पर, फीमर हमारे पास कहा गया 2 है ना, तो फीमर अगर 2 है, एरिया जो भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए याद रखना जो हमारा एरिया होगा उसको 2 करेंगे इनटू कितना दिया गया, एरिया 10 दिया गया है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। यह क्या दिया गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, सेंटीमीटर हमारा। Now we are going to start with new topic that is density। अब डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, डेंसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसिटी बोलते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इसका मतलब समझना क्या हुआ, मतलब कितना वॉल्यूम है और ऊपर कितना मास रखा गया, समझना इस चीज को। जैसे मान लो हमारे पास ये एक वॉल्यूम रखा गया, यहाँ पर ये वॉल्यूम है, यहाँ पर इतना बड़ा, ठीक है, एक इस तरीके से बॉक्स है। अब इस सबसे मास को रखना है। अगर इसमें लोग क्या करें, पूरी तरीके से फिल करके हमने बॉल्स रख दिए, पूरा फिल कर दिया हमने, बॉल को पूरी तरीके से फिल कर दिया। और दूसरा बॉक्स हमने सेम साइज का लिया और यहाँ पर इसमें भी बॉल्स डाल दिए। इसमें जो हमने बॉल डाला इस तरीके से रखा, और यहाँ पर देखो इसका मास क्या था, यहाँ पे बॉल का मास कम था, यहाँ पे बॉल का मास ज्यादा था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्पेस ज्यादा बची हुई थी इसके कंपैरिजन। यहाँ पे क्या था, पूरी तरीके से कंपैक्टली फिल कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कंपैक्टली नीचे वाले में सेकंड केस में नहीं फिल किया गया था। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो मास का रेशियो है वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इस तरीके से हम लोग रिलेट करके समझ सकते हैं। द डेंसिटी इज इन स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में बताया। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। फिर क्या है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, केजी, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मींस हम बोल सकते हैं मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब ऊपर पे क्या हो जाएगा, m-3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो सीजीएस फॉर्म में अगर हम बोले, केजी को क्या लिख सकते हैं, ग्राम, और मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर -3। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, मास का हो जाएगा m, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम को होता है मीटर क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं एल क्यूब, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा l-3। ये होगी डायमेंशन, हो गया हमारा डेंसिटी का। देखो डेंसिटी का ये सब चीजें बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, या फिर बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में समझते हैं और उसका डायमेंशन देखते हैं क्या होगा। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मींस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जिसका कैलकुलेट करना है उसकी डेंसिटी ऊपर रहेगी, और नीचे क्या रहेगी, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे। दिमाग में तो बात आई होगी कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस की क्यों बात की गई है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, किसकी, वाटर की। अब यहाँ पर देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों होती है, अब इसका रीजन है। अगर वाटर की हम बात करते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते जाएंगे, तो 0 से 4 तक जो हमारी डेंसिटी होती है वो लगातार बढ़ती है। 0 से 4 तक जो डेंसिटी होती है वो लगातार बढ़ती है, और वॉल्यूम क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। वॉल्यूम क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाला जो टेम्परेचर होता है उसके लिए डेंसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज करती है, और वॉल्यूम उसके बाद फर्दर बढ़ता जाता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। इसलिए 4 पे कहा गया है मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। डायमेंशन की बात करें, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, रेशियो सेम क्वांटिटी का अगर कभी भी हुआ तो वहां पे क्या होगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। m1-3 ऊपर, नीचे m1-3, तो m कट गया, l-3 कट गया, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो यहाँ हो जाएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसका दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि दो बॉडी की डेंसिटी को रिलेट किया जा रहा है। एक बॉडी हमारे वाटर है और दूसरी जिसको हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी।